Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss Indian geography from the Udan magazine of PW Only IS. So let's begin. हाँ बिल्कुल। और आज का ये डीप डाइव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला तो आज का हमारा प्राइमरी टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स। ये सीधे चैप्टर 8 से आता है। है। राइट। तो लेट्स जंप राइट इनटू इट। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ की। अभी के करंट स्टैटिस्टिक्स देखें तो 2024 में इंडिया की करंट पॉपुलेशन 1.44 बिलियन रिकॉर्ड की गई है। एग्जैक्टली 1.44 बिलियन। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 18% बनता है। 18%। लेकिन यहाँ एक स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट है। एरिया वाइज अगर देखें तो इंडिया के पास वर्ल्ड एरिया का सिर्फ 2.4% ही है। वही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। और हाँ, यूएन पॉपुलेशन फंड, जिसे UNFPA कहते हैं, हाँ, UNFPA, उनकी लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इंडिया ने अब चाइना को सरपास कर लिया है। अब फॉर्मली वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन का टाइटल इंडिया के पास है। ये एक मैसिव माइलस्टोन है। पर अगर डिकैडल ग्रोथ रेट की बात करें तो थोड़ा शिफ्ट दिखता है। 2001 से 2011 के बीच जो डिकैडल ग्रोथ रेट था वो 17.64% था। राइट। जो कि पिछले साइकिल यानी 1991 से 2001 के 21.54% से कम हुआ है एज पर सेंसस 2011। यानी ग्रोथ हो तो रही है पर एक डिसेलरेशन आया है। और क्योंकि लिमिटेड लैंड पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन डेंसिटी को समझना जरूरी हो जाता है। सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। हाँ, 382। अब इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स आइटम दिया गया है सोर्स में। एस्पिरेंट्स को यहाँ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, उस बॉक्स आइटम को ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, जनरली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को पर्सन्स पर यूनिट एरिया के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन इसमें दो स्पेसिफिक सब कैटेगरीज हैं। पहली है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं? इसमें टोटल पॉपुलेशन को नेट कल्टिवेटेड एरिया से डिवाइड करके फिजियोलॉजिकल डेंसिटी निकाली जाती है। राइट। और दूसरा है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। इसे कैलकुलेट करने के लिए एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को नेट कल्टिवेबल एरिया से डिवाइड करते हैं। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन मतलब सिर्फ किसान? नहीं, यही एक कैच है। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और उनकी फैमिलीज, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब आगे बढ़ते हैं इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ वाले सेक्शन पर। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? किसी स्पेसिफिक पीरियड में इनहैबिटेंट्स के नंबर में जो चेंज आता है उसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, दो कंपोनेंट्स। एक तो नेचुरल ग्रोथ होता है, जिसमें क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट्स को असेस किया जाता है। सही कहा। और दूसरा होता है इंड्यूस्ड ग्रोथ। ये किसी गिवन एरिया में इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट्स, मेरा मतलब है माइग्रेशन को एक्सप्लेन करता है। सोर्स मटेरियल में इनके फॉर्मूलाज का एक डेडिकेटेड बॉक्स आइटम दिया गया है, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालने के लिए सिंपली बर्थ्स में से डेथ्स माइनस करना होता है। और एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के लिए? उसके लिए बर्थ्स माइनस डेथ्स तो रहेगा ही, उसमें प्लस इन माइग्रेशन और माइनस आउट माइग्रेशन कर दिया जाता है। परफेक्ट। अब इसके तुरंत बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलेशन मोमेंटम का। हाँ, ये एथिकल और सोसाइटल एंगल से काफी रेलेवेंट है। इसको समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली ये क्या होता है कि एक हाईली फर्टाइल पॉपुलेशन की ये टेंडेंसी होती है कि फर्टिलिटी में सब्सटैंशियल डिक्लाइन आने के बाद भी वो दशकों तक रैपिडली ग्रो करती रहती है। देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि फर्टिलिटी रेट गिर गया फिर भी ग्रोथ रैपिडली कैसे हो रही है। तो इसका मेन रीजन क्या है? इसका रीजन है यूथफुल एज स्ट्रक्चर। क्योंकि पॉपुलेशन का बेस ऑलरेडी यूथफुल है तो रिप्रोडक्टिव एज में एंटर करने वाले लोगों का नंबर इतना बड़ा होता है कि लोअर फर्टिलिटी के बावजूद एब्सोल्यूट ग्रोथ मैसिव रहती है। वाओ, ये क्लियर पर्सपेक्टिव देता है। अब इस हिस्टोरिकल ग्रोथ को समझने के लिए एक डिटेल्ड टेबल है हमारे पास। टेबल फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसे 4 क्रोनोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड किया गया है। चलिए फेज 1 से स्टार्ट करते हैं। फेज 1 को स्टैग्नेंट फेज कहा गया है। ये 1901 से 1921 तक था। इस टाइम वेरी लो ग्रोथ थी। इनफैक्ट 1911 से 1921 के दौरान तो नेगेटिव ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी। और इसके पीछे मेनली हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स थे। उस समय पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज थे, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, और बेसिक नेसेसिटीज का इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बड़ा फैक्टर था। बिल्कुल। फिर आता है फेज 2 यानी स्टेडी ग्रोथ। ये 1921 से 1951 का पीरियड है। यहाँ मोर्टेलिटी में डिक्रीज आना शुरू हुआ, जिसका कारण बेटर हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन था। लेकिन बर्थ रेट तब भी हाई था, इसलिए हायर ग्रोथ दिखी। सही। इसके बाद फेज 3 एंटर होता है 1951 से 1981 तक। इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज कहते हैं। यहाँ मोर्टेलिटी में तो रैपिड फॉल आया, लेकिन हाई फर्टिलिटी रेट बरकरार रहा, जिसके चलते एनुअल ग्रोथ रेट 2.2% तक चला गया। इस दौरान इंप्रूव्ड लिविंग कंडीशंस तो थी ही, साथ में इंक्रीज्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन का भी बड़ा रोल था। सोर्स प्रिसाइसली मेंशन करता है कि तिबेटन्स, बांग्लादेशीज, नेपालीज और पीपल फ्रॉम पाकिस्तान का आना इस ग्रोथ को पुश कर रहा था। सही कहा। और फाइनली आता है फेज 4, जो कि पोस्ट 1981 से शुरू होता है। इसे डिसेलरेटिंग ग्रोथ कहते हैं। यहाँ पहली बार ग्रोथ रेट स्लो होना शुरू हुआ। हालांकि अभी भी हाई था, पर बर्थ रेट में डाउनवर्ड ट्रेंड दिखने लगा। और ये पॉसिबल हो पाया इंक्रीज्ड मैरिज एज, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और फीमेल एजुकेशन जैसे फैक्टर्स की वजह से। फीमेल एजुकेशन का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में बहुत बड़ा रोल रहा है। एग्जैक्टली। और इस ट्रांजिशन को और डीपली समझने के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR का डेटा देखना होगा। NHFS 5 डेटा बता रहा है कि इंडिया का TFR अब 2.0 पर आ गया है, जो कि एक्चुअली रिप्लेसमेंट लेवल
2.1 से बिलो है। पर ये ओवरऑल फिगर है। स्टेट्स के बीच ये रेट काफी वेरी करता है, जैसे पंजाब, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में TFR सिर्फ 1.6 से 1.7 के बीच है। वहीं दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में हायर TFRs रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि अबव 2.3 है। अगर इसको ब्रॉडर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये ग्लोबल पैटर्न जैसा ही है। डेवलप्ड कंट्रीज में बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन से लोअर फर्टिलिटी रेट्स आते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में लिमिटेड एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग और लार्जर फैमिलीज के लिए कल्चरल प्रेफरेंसेस होते हैं। और यही पैटर्न इंडिया में कंप्लीटली विजिबल है। सदर्न स्टेट्स में नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन्स के कंपैरिजन में लोअर फर्टिलिटी रेट्स हैं। एग्जैक्टली। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अब इन डेमोग्राफिक पैटर्न्स का माइग्रेशन पर एक काफी बड़ा असर दिखता है, जिसको सोर्स मटेरियल के PW+ बॉक्स में बहुत क्लियरली हाईलाइट किया गया है। हाँ, इंडियाज न्यू माइग्रेशन सरप्राइज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले क्या होता था कि ईस्ट टू वेस्ट रूट्स कॉमन थे, लेकिन अब एक द ईस्ट टू साउथ ब्लू कॉलर कॉरिडोर बन गया है। बिजिएस्ट माइग्रेशन रूट अब ईस्ट टू साउथ हो चुका है। बिल्कुल। वर्कर्स पर्टिकुलरली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और असम से ट्रैवल करके केरला और तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। वहां उन्हें कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में लेबर शॉर्टेज को फिल करना पड़ रहा है। इसे रिप्लेसमेंट माइग्रेशन का नाम दिया गया है। ये सदर्न लेबर मार्केट्स को क्वाइटली रीशेप कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वहां? क्योंकि सदर्न स्टेट्स में लोकल वर्कफोर्सेस एज हो रहे हैं, या फिर वो हायर एजुकेशन के चलते मैनुअल जॉब से कंप्लीटली एग्जिट कर रहे हैं। तो ईस्ट के वर्कर्स वो डिमांड पूरी कर रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया डेमोग्राफिक इंसाइट थी। अब चलते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन पर। इसे एक्सप्लेन करने के लिए पॉपुलेशन पिरामिड्स का रेफरेंस दिया गया है। पॉपुलेशन पिरामिड्स दरअसल एज और सेक्स स्ट्रक्चर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, और स्टेज 1 से स्टेज 4 के शेप्स बहुत कुछ रिवील करते हैं। जैसे अगर ब्रॉड बेस एंड नैरो टॉप हो तो वो क्या सजेस्ट करता है? एक ब्रॉड बेस दिखाता है हाई बर्थ रेट, और नैरो टॉप का मतलब है डेथ रेट भी हाई है, यानी कि लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं पर लॉन्ग लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। और अगर बेल शेप पिरामिड्स हो तो वो इक्वल बर्थ रेट और इक्वल डेथ रेट को दर्शाता है, मतलब पॉपुलेशन कांस्टेंट है। तीसरा शेप है एक पिरामिड विद अ नैरो बेस एंड टेपर्ड टॉप। इसका क्या मतलब है? इसका क्लियरली मतलब है कि लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। इस डॉक्यूमेंट में एज कंपोजिशन का एक फैक्चुअल ब्रेकडाउन भी है 2011 सेंसस से। हाँ, एज कॉम्पोजिशन के डेटा से क्लियरली पता चलता है कि 0 से 14 इयर्स का एज ग्रुप पॉपुलेशन का 30.8% हिस्सा थे, और सबसे बड़ा चंक 15 से 59 इयर्स का था, एग्जैक्टली 60.7%। यही तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। साथ में एक और पॉइंट है रूरल अर्बन कंपोजिशन का। 2011 तक अबाउट 68.8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विलेजेस में रिजाइड करती थी। राइट। अब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स से आगे बढ़ते हुए लिंग्विस्टिक और रिलीजियस कॉम्पोजिशन पर आते हैं। ये सेक्शन थोड़ा डेटा हैवी है, पर हर लाइन इंपॉर्टेंट है। शुरुआत लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन से करते हैं। डॉक्यूमेंट क्लियरली स्टेट्स कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में हिंदी स्पीकर्स का परसेंटेज हाईएस्ट है, और बंगाली सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। सही कहा। और रिलीजियस कॉम्पोजिशन का डेटा परसेंटेज और रीजनल मैपिंग दोनों देता है। सबसे पहले हिंदूज, ये टोटल पॉपुलेशन का 79.8% है। और ज्योग्राफिकल मैप पर देखें तो ये प्रिडोमिनेंट है इन मेनी स्टेट्स, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस स्ट्रिक्टली मेंशन किए गए हैं, जैसे कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स और डेक्कन प्लेटो एंड गंगा प्लेन के कुछ पार्ट्स। बिल्कुल। नेक्स्ट है मुस्लिम्स, जो कि 14.2% है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? कॉन्सेंट्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और लक्षद्वीप में। उसके बाद क्रिश्चियंस आते हैं 2.3%। इनका ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? ये मोस्टली वेस्टर्न कोस्ट पर है, जैसे गोवा और केरला। इसके अलावा हिल स्टेट्स जैसे मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट है। फिर हैं सिख्स, जो 1.7% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनका मेनली कॉन्सेंट्रेशन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में है। जीन्स पॉपुलेशन का सिर्फ 0.4% है, और ये मोस्टली अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में रिसाइड करते हैं। और फाइनली बुद्धिस्ट्स हैं 0.7%। ये बेसिकली महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा और लाहौल एंड स्पीति के एरियाज में पाए जाते हैं। इन परसेंटेजेस और लोकेशंस को सोर्स ने बहुत क्रिस्पली प्रेजेंट किया है। अब आते हैं उस टेबल पर जिसे इग्नोर करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सेंसस 2011 ओवरव्यू, 15th सेंसस टेबल। हाँ, ये टेबल हर स्टेट PSC और UPSC एग्जाम का कोर हिस्सा होती है। इसके एक एक पैरामीटर को ध्यान से देखना होगा। शुरुआत करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से। हमारी टोटल अर्बन पॉपुलेशन 31.165% थी, और मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट था गोवा विद 62% अर्बन पॉपुलेशन। उसके ठीक ऑपोजिट स्टेट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश था, जहां ये फिगर 89.9% था। हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट्स में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश था, फॉलोड बाय महाराष्ट्र और बिहार। और लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट सिक्किम रहा। यूटीज की बात करें तो लीस्ट पॉपुलेशन यूटी लक्षद्वीप था, जबकि हाईएस्ट पॉपुलेशन यूटी दिल्ली थे। अब पॉपुलेशन डेंसिटी वाले पैरामीटर पर चलते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट बिहार था विद 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पे लोएस्ट डेंसिटी स्टेट अरुणाचल प्रदेश निकला विद जस्ट 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। यूटीज में हाईएस्ट डेंसिटी दिल्ली की थी
a massive 11,320 persons per square kilometer. और lowest density UT अंडमान एंड निकोबार था, सिर्फ 46। इसके बाद आता है सेक्स रेशियो। ओवरऑल सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स रिकॉर्ड हुआ। रीजनल लेवल पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट केरला था एट 1084 और लोएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट हरियाणा निकला विद 879। आखिरी मेजर मेट्रिक है लिटरेसी रेट का। ओवरऑल लिटरेसी रेट 74% रहा देश का, जिसमें मेल लिटरेसी 82.14% थी और फीमेल लिटरेसी काफी कम 65.46% रिकॉर्ड हुई। हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट केरला था विद एन इंप्रेसिव 93.91% और लोएस्ट लिटरेसी स्टेट बिहार था एट 63.82%। ये सारा डिटेल डेटा 2011 का है, लेकिन प्रिपरेशन अब अपकमिंग डेमोग्राफिक एक्सरसाइज पर फोकस्ड होनी चाहिए। इसलिए आखिरी बॉक्स आइटम अबाउट सेंसस 2027 काफी सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल। सेंसस होता क्या है? एक ऑफिशियल काउंट जो पीरियोडिकली कंडक्ट किया जाता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया है कि फर्स्ट सेंसस इन इंडिया 1872 में हुआ था, लेकिन फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में परफॉर्म किया गया। पूरी मैसिव एक्सरसाइज को अथॉरिटी कौन देता है? ये पूरी एक्सरसाइज ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के अंडर होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हैं, और इसको लीगली सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990 के थ्रू बैक किया जाता है। इस सेंसस 2027 के की फीचर्स क्या हैं? सबसे बड़ी बात, ये एक डिजिटल सेंसस होने वाला है। मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस का हेवी यूज होगा। बेसिकली ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया बनने जा रहा है। एग्जैक्टली। और डेटा मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग स्मूथली हो, उसके लिए एक प्रॉपर CMMS पोर्टल बनाया गया है। ये प्रोसेस 2 फेजेस में होगी, 2 फेज प्रोसेस। पहला फेज है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग शेड्यूल। ये कब से कब तक चलेगा? ये अप्रैल 1 से सितंबर 2026 तक रहेगा। इसमें सिर्फ हाउसिंग और हाउस होल्ड अमेनिटीज की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी। फिर आएगा दूसरा फेज, जिसे पॉपुलेशन एन्यूमरेशन कहते हैं। ये फेज फरवरी 27 से मार्च 1, 2027 तक चलेगा। इस दूसरे फेज में इंडिविजुअल्स की काउंटिंग होगी, उनका कंप्लीटली डिटेल्ड सोशो इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट होगा। और एक बड़ी हिस्टोरिकल बात यह है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार कास्ट डेटा इंक्लूड होगा। इसमें लोग खुद भी डिटेल्स अपडेट कर पाएंगे ना? सेल्फ एन्यूमरेशन का पॉइंट है इधर। हाँ, पब्लिक को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR ऑनलाइन अपडेट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। और जैसा आपने बताया, कास्ट एन्यूमरेशन इस डॉक्यूमेंट का टर्निंग पॉइंट है। 1931 के बाद ये पहली बार है जब कास्ट डेटा बियॉन्ड SC/ST स्ट्रिक्टली कलेक्ट होगा। और डेटा को क्लीन रखने के लिए एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी ऐड किया गया है। डेटा डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए इन्यूमरेटर्स के मोबाइल ऐप में एक ड्रॉप डाउन कास्ट डायरेक्टरी इनबिल्ट होगी। ये डेटा गवर्नेंस को पूरी तरह चेंज कर सकता है। डेफिनेटली। अगर हम एनालिटिकल लेंस लगाएं तो 2027 का ये डिजिटल सेंसस और इसका कास्ट इन्यूमरेशन आने वाले 10 सालों तक इंडिया की पॉलिसी मेकिंग को रीडिफाइन करने वाला है। की डेमोग्राफिक टर्म्स, सेटलमेंट्स और अर्बनाइजेशन इन इंडिया। एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से हर एक टेक्निकल टर्म एक पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हेडिंग पर आते हैं की डेमोग्राफिक टर्म्स। डॉक्यूमेंट में पहला टर्म क्रूड बर्थ रेट दिया गया है। हाँ, क्रूड बर्थ रेट एक बहुत ही फंडामेंटल मैट्रिक है। इसे डिफाइन किया गया है एज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। राइट। ये क्रूड इसलिए कहलाता है क्योंकि ये पूरी पॉपुलेशन को एक साथ कंसिडर करता है, मतलब बिना एज या सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखें। पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करने का ये सबसे बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब हमें एज और जेंडर के हिसाब से थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होना होता है, तब हम जनरल फर्टिलिटी रेट यूज करते हैं, राइट? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ब्रैकेट एक्सप्लिसिटली मेंशन है। Exactly. General fertility rate is defined as the annual number of live births per 1000 women of childbearing age. यहाँ पर childbearing age को specifically from 15 to 49 years ब्रैकेट किया गया है। तो ये क्रूड बर्थ रेट से इस मायने में अलग है कि ये सिर्फ उन वुमेन पर फोकस करता है जो बायोलॉजिकली रिप्रोडक्शन के एज ग्रुप में आती हैं। समझ गए। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स पर आएं तो क्रूड डेथ रेट की डेफिनेशन भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एनुअल नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। ये जनरल पॉपुलेशन की ओवरऑल मोर्टेलिटी पिक्चर देता है, लेकिन पेज 83 पर जो नेक्स्ट सेट ऑफ टर्म्स है वो बहुत ज्यादा न्यूआंस्ड है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR हेल्थ केयर सिस्टम का एक क्रिटिकल इंडिकेटर है। सोर्स इसे स्ट्रिक्टली डिफाइन करता है एज द एनुअल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज लेस देन 1 year old पर 1000 लाइव बर्थ्स। ओके, तो यहाँ एस्पिरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? यहाँ 2 की कंडीशंस हमेशा याद रखनी है। पहला, एज लेस देन 1 year old होनी चाहिए, और दूसरा, कैलकुलेशन पर 1000 लाइव बर्थ्स पर होती है, ना कि टोटल पॉपुलेशन पर। बिल्कुल। एक और क्रूशियल इंडिकेटर जो ह्यूमन डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसकी डेफिनेशन और 2017 का जो स्पेसिफिक डेटा पॉइंट सोर्स में दिया गया है वो मेंस के एसेज में डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। Definition के अकॉर्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द नंबर ऑफ years which an individual at a given age can expect to live at present mortality levels. डॉक्यूमेंट एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज 69.16 years, और ये फिगर 2017 के डेटा पर आधारित है। ये 69.16 years का डेटा पॉइंट दिखाता है कि हमारी हेल्थ केयर और लिविंग कंडीशंस में प्रैक्टिकली कितना इंप्रूवमेंट आया है। सही बात है। उसके बाद आता है टोटल फर्टिलिटी रेट। इसे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर वुमन ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ बताया गया है।
ये लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक माना जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक ऐसी डेफिनेशन आती है जो काफी टेक्निकल साउंड करती है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है। टेक्स्ट कहता है कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स अ वुमन वुड हैव इफ शी सर्वाइव्ड ऑल ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स सब्जेक्ट टू द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड सेक्स रेशियो एट बर्थ थ्रू आउट दैट पीरियड। अगर इसे सिंपल टर्म्स में समझें तो ये बेसिकली ये काउंट कर रहा है कि एक माँ अपने जीवन काल में कितनी डॉटर्स को जन्म देगी। करेक्ट। इसका पूरा फोकस सिर्फ डॉटर्स पर है क्योंकि डेमोग्राफी में फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ उन्हीं पर डिपेंड करती है जो आगे चलकर चाइल्ड बेयरिंग एज एंटर करेंगी। और इसमें एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट और सेक्स रेशियो एट बर्थ का जिक्र इसलिए है क्योंकि अगर सेक्स रेशियो एट बर्थ मेल्स की तरफ स्क्यूड हो तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट गिर जाएगा। हाँ, मेक सेंस। ये फ्यूचर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने का एक बहुत शार्प टूल है। बड़ी क्लियर और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। मैटरनल हेल्थ से जुड़ा अगला इंपॉर्टेंट टर्म है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यानी MMR। यहाँ कैलकुलेशन का बेस डिनोमिनेटर बदल जाता है जो एस्पिरेंट्स को अक्सर कंफ्यूज कर सकता है। हाँ, MMR को डिफाइन किया गया है एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। यहाँ डिनोमिनेटर 1000 नहीं बल्कि 1 लाख लाइव बर्थ्स हैं। और एक डॉक्यूमेंट में कॉन्क्रीट डेटा पॉइंट हाईलाइट किया गया है। इंडियाज MMR वाज 97 पर लाख लाइव बर्थ्स इन 2020। ये डायरेक्ट मेजर है मैटरनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करने के लिए। उसके बाद सेक्स रेशियो का जिक्र है जिसे नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कहा गया है। 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया का ओवरऑल सेक्स रेशियो 943 है। लेकिन जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखते हैं तो सिनारियो थोड़ा डिफरेंट और अलार्मिंग हो जाता है। बिल्कुल। चाइल्ड सेक्स रेशियो स्पेसिफिकली 0 to 6 इयर्स एज ग्रुप को टारगेट करता है। इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 सेंसस में सिर्फ 919 रिकॉर्ड किया गया। ओवरऑल रेशियो 943 और चाइल्ड रेशियो 919 के बीच का ये डिफरेंस सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और मेल चाइल्ड प्रेफरेंस के डीप रूटेड इश्यूज को हाईलाइट करता है। मूविंग ऑन टू चाइल्ड हेल्थ मेट्रिक्स, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन आती है। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से थोड़ा ब्रॉड ब्रैकेट कवर करता है, राइट? यस। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स अंडर द एज ऑफ 5 पर 1000 लाइव बर्थ्स। जब IMR सिर्फ 1 साल तक के बच्चों को देखता है, ये मेट्रिक पहले 5 साल के सर्वाइवल पर फोकस करता है, जो न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन सक्सेस का बड़ा इंडिकेटर है। अब इकोनॉमी और डेमोग्राफी के इंटरसेक्शन पर आते हैं, डिपेंडेंसी रेशियो। इसका फॉर्मूला टेक्स्ट में क्लियरली आउटलाइन किया गया है। डिपेंडेंसी रेशियो बेसिक तौर पर एक फ्रैक्शन है। इट इज द रेशियो ऑफ डिपेंडेंट्स टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। और इसमें डिपेंडेंट्स में 2 एक्सट्रीम एज ग्रुप्स आते हैं, 0 से 14 ईयर्स के बच्चे और 65 साल से ऊपर के एल्डरली। हाँ, इन दोनों को ऐड करके 15 से 64 साल की वर्किंग एज पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। ये सोसाइटी के इकोनॉमिक बर्डन को दर्शाता है। और यही वर्किंग एज पॉपुलेशन हमें अगले 2 कोर डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स तक ले जाती है, डेमोग्राफिक विंडो और डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखिए, डेमोग्राफिक विंडो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड या डेमोग्राफिक एवोल्यूशन का फेज है जब किसी देश की पॉपुलेशन में वर्किंग एज ग्रुप मतलब 15 से 64 साल का प्रोपोर्शन बाकी नॉन वर्किंग ग्रुप्स के मुकाबले पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट या डोमिनेंट हो जाता है। और इस टेम्पररी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का एक्चुअल इकोनॉमिक रिजल्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाता है, जिसे डिफाइन किया गया है एज द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल जो पॉपुलेशन की एज स्ट्रक्चर में शिफ्ट के कारण आता है, जहां 15-64 एज ग्रुप का शेयर नॉन वर्किंग एज शेयर से बड़ा होता है। प्रिसाइसली। ये इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल अपने आप ऑटोमेटिकली रियलाइज नहीं होता। इसके लिए एजुकेशन, स्किल्स और जॉब क्रिएशन की जरूरत होती है। ये कॉन्सेप्ट GS पेपर 1 और पेपर 3 दोनों के लिए अहम है। इस एक्सटेंसिव डेमोग्राफिक एनालिसिस के बाद अब हम ज्योग्राफी के स्पेशल एस्पेक्ट पर आते हैं, यानी हमारी नेक्स्ट मेजर हेडिंग सेटलमेंट्स। पूरा टेक्स्ट रीड करती हूँ। Settlement refers to a permanent or semi-permanent human community that has established a home in a particular place. It can range from a small village to a large city. ये एक बहुत ही ब्रॉड एनकम्पासिंग डेफिनेशन है, लेकिन रियल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी तब दिखती है जब हम टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। उड़ान मैगजीन में इन टाइप्स को स्पेसिफिकली टेबल फॉर्मेट में क्लासिफाई किया गया है। पहला टाइप है क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स वो होते हैं जहां घर एक कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया में होते हैं। डॉक्यूमेंट इनके स्पेसिफिक रीजन्स और रीजन्स को डिटेल करता है। यस, इस तरह के क्लोजली पैक्ड सेटलमेंट्स मोस्टली फर्टाइल अलुवियल प्लेन्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, जहां एग्रीकल्चर के लिए लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन इसका एक और इंटरेस्टिंग रीजन है वाटर स्कैर्सिटी। हाँ, बुंदेलखंड रीजन और राजस्थान में। बिल्कुल, बुंदेलखंड और राजस्थान में लोग वाटर सोर्सेज के आसपास क्लस्टर हो जाते हैं क्योंकि वही एक सर्वाइवल पॉइंट होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन है सेमी क्लस्टर्ड। ये तब फॉर्म होते हैं जब एक लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज फ्रैगमेंट होता है या फिर एक डिस्पर्स्ड सेटलमेंट धीरे धीरे क्लस्टरिंग शुरू करता है। इसकी एक मेजर सोशल लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ऐसे सेटलमेंट्स में जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है वो विलेज का सेंट्रल पार्ट ऑक्यूपाई करती है और बाकी ग्रुप्स पेरिफेरी पर रहते हैं।
इस पैटर्न के मेजर एग्जांपल्स गुजरात प्लेन और पार्ट्स ऑफ राजस्थान है। उसके बाद आता है हैमलेटेड सेटलमेंट। मुझे लगता है प्रीलिम्स मैच द फॉलोइंग के हिसाब से ये कैटेगरी सबसे ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि इसमें रीजनल टर्मिनोलॉजीज आती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हैमलेटेड सेटलमेंट्स असल में फ्रैगमेंटेड यूनिट्स होते हैं जो फिजिकल तौर पर अलग होते हुए भी एक कॉमन नेम शेयर करते हैं। एस्पिरेंट्स को ये लोकल नेम्स बाय हार्ट याद होने चाहिए। पन्ना, परा, पल्ली, नागला, धानी। पन्ना, परा, पल्ली, नगला, धानी, राइट। ये एग्जांपल्स मेजरली मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, छत्तीसगढ़ और लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। आखिरी रूरल कैटेगरी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट की है। जैसा नाम से ही समझ आता है, ये रिमोट एरियाज में आइसोलेटेड हट्स या हैमलेट्स के फॉर्म में अपीयर होते हैं। और इस आइसोलेशन का प्राइमरी रीजन टोपोग्राफी और फ्रैगमेंटेड लैंड रिसोर्स बेस होता है। जब टेरेन माउंटेनस या फॉरेस्ट हैवी हो तो क्लस्टर्ड लिविंग पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरला इसके प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। रूरल टाइप्स क्लियर करने के बाद अब हम अर्बन ट्रांजिशन को समझेंगे। हमारी नेक्स्ट मेजर हेडिंग है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। सोर्स एक्सप्लिसिटली बताता है कि इंडिया का अर्बनाइजेशन प्राइमरी तौर पर दो फोर्सेस से ड्रिवन है, माइग्रेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। एक बहुत अथॉरिटेटिव रिपोर्ट कोट की गई है, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 समरी ऑफ रिजल्ट्स। इस रिपोर्ट के मुताबिक बाय 2025 रफली 36% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन सिटीज। ये 36% का मैक्रो फिगर हमें आगे के पॉलिसी चैलेंजेस का आइडिया देता है। लेकिन अर्बनाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में इक्वल नहीं है। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें सोर्स मैप यानी फिगर इंडियाज अर्बनाइजेशन रेट बाय स्टेट परसेंटेज पर फोकस करना होगा। इस मैप में हर स्टेट का 2011 सेंसस अर्बनाइजेशन परसेंटेज शो किया गया है, जिसे हमें केयरफुली मैप करना है। बिल्कुल, इस डेटा को हम स्पेशल टियर्स में ब्रेक करके समझते हैं ताकि एस्पिरेंट्स को रिकॉल करने में आसानी हो। अगर हम एब्सोल्युटली टॉप टियर की बात करें तो नेशनल कैपिटल और यूनियन टेरिटरीज कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं। दिल्ली हाईएस्ट अर्बनाइजेशन शो करता है 97.5% के साथ। और बिल्कुल उसके पीछे चंडीगढ़ है 97.3% पर। उसके बाद पौंडीचेरी 68.3% और गोवा 62.2% के फिगर्स रिकॉर्ड करते हैं। इन टॉप एंट्रीज के बाद एक बहुत स्ट्राइकिंग अनोमली आती है नॉर्थ ईस्ट से। मिजोरम अपनी हिली टेरेन के बावजूद 51.5% अर्बनाइजेशन रेट रिकॉर्ड करता है। फिर हमारा सदर्न और वेस्टर्न इंडस्ट्रियल बेल्ट शुरू होता है, जहां अर्बन नंबर्स काफी हाई हैं। तमिलनाडु 48.5% पर है, क्लोजली फॉलोड बाय केरला एट 47.7%। उसके बाद वेस्टर्न इकोनॉमिक हब्स आते हैं, महाराष्ट्र 45.2% और गुजरात 42.6% के साथ। इसके बाद हम मिडिल टियर स्टेट्स में एंटर करते हैं, जो लगभग 30 to 40% ब्रैकेट में आते हैं। कर्नाटका 38.6% और पंजाब 37.5% अर्बनाइजेशन शो करते हैं। आइलैंड टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 35.7% पर स्टैंड करता है। इस ब्रैकेट में आगे हैं हरियाणा 34.8% के साथ, उसके बाद आंध्र प्रदेश 33.5% और फाइनली वेस्ट बंगाल 31.9% पर। लोअर मिडिल टियर में हम और ज्यादा डाइवर्सिटी देखते हैं, जो ब्रॉडली 20 से 30% ब्रैकेट कवर करता है। उत्तराखंड 30.6%, मणिपुर 30.2% और नागालैंड 29.0% पर है। सेंट्रल इंडिया की तरफ देखें तो मध्य प्रदेश 27.6% और जम्मू एंड कश्मीर 27.2% पर है। उसके ठीक नीचे त्रिपुरा 26.2%, सिक्किम 25.0%, राजस्थान 24.9%, झारखंड 24.1%, छत्तीसगढ़ 23.2% और अरुणाचल प्रदेश 22.7% अर्बनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं। और फाइनली हम बॉटम स्टेट्स के लिस्ट पर आते हैं, जहां अर्बनाइजेशन सबसे स्लो रहा है, मोस्टली अग्रेरियन इकोनॉमीज की वजह से। उत्तर प्रदेश का फिगर 22.3% है, फिर मेघालय 20.1%, ओडिशा 16.7% और असम 14.1% पर आते हैं। एक्सट्रीम बॉटम पर बिहार है सिर्फ 11.3% के साथ, और हिमाचल प्रदेश लिस्ट को कंक्लूड करता है लोएस्ट अर्बनाइजेशन ऑफ 10.0% पर। एक टेक्निकल नोट भी मैप में स्ट्रिक्टली दिया गया है कि असेसमेंट के टाइम तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, इसलिए उसका सेपरेट मेंशन नहीं है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट स्पेशियल इम्बैलेंस का क्लियर एविडेंस है। गोवा का 62% और हिमाचल का 10% दिखाता है कि पैन इंडिया अर्बन पॉलिसी एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से नहीं चल सकती। एकदम सही कहा। इस डिटेल्ड स्टेट वाइज एनालिसिस के बाद अगला सेक्शन टाइप्स ऑफ अर्बन एरियाज की लीगल और स्टैटिस्टिकल कैटेगरीज डिफाइन करता है। पहली कैटेगरी है स्टैट्यूटरी टाउन्स। स्टैट्यूटरी टाउन्स लीगली डिफाइंड अर्बन एंटिटीज होते हैं। इनमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज और कैंटोनमेंट बोर्ड्स इंक्लूड होते हैं। इनका एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के एक स्टैट्यूटरी एक्ट या लॉ के अंडर होता है। दूसरी कैटेगरी सेंसस टाउन्स की है, जो कि बेसिकली वो सेटलमेंट्स हैं जो लीगली टाउन्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं पर अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। सोर्स ने इसके लिए 3 स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज क्लियरली हाईलाइट किए हैं। ये 3 क्राइटेरिया यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के लिए हाईली क्रिटिकल है। एक सेटलमेंट को सेंसस टाउन डिक्लेयर होने के लिए पहला क्राइटेरिया है पॉपुलेशन एटलीस्ट 5000 होनी चाहिए। दूसरा, जो सबसे स्पेसिफिक है, 75% ऑफ मेल वर्कर्स इन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स होने चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया डेंसिटी का है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर होनी जरूरी है। ये मेल वर्कर स्पेसिफिक क्राइटेरियन ट्रेडिशनल सेंसस लॉजिक का पार्ट रहा है।
आगे कैटेगरीज ऑफ मेजर अर्बन सेंटर्स डिटेल किए गए हैं जिनकी साइज और स्केल बहुत मैसिव है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज का बेसलाइन पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन डिफाइन किया गया है। राइट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट यहाँ हाईलाइट किया गया है कि इंडिया में इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज का नंबर 1981 में सिर्फ 12 था, जो ड्रास्टिकली इंक्रीज होकर 2011 में 53 हो गया। ये रैपिड अर्बन ट्रांजिशन का डायरेक्ट प्रूफ है। और इन मेट्रोज से भी एक स्टेप आगे होती है मेगा सिटीज। डॉक्यूमेंट मेगा सिटीज को उन अर्बन एरियाज के रूप में डिफाइन करता है जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा यानी 1 करोड़ से एक्सीडिंग हो। एग्जाम्पल्स में हमारे प्राइम सेंटर्स हैं मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। जब ये मैसिव अर्बन सेंटर्स और आपस में फर्दर एक्सपैंड करते हैं तो एक नया ज्योग्राफिकल फिनोमेनन बनता है, मेगालोपोलिस एंड कन्वर्जेशन। जब एक्सपेंसिव अर्बन जोन्स और उनके इंटरलिंकिंग ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स के अलोंग मल्टीपल सेटलमेंट्स आपस में मर्ज हो जाते हैं तो ये वास्ट कंटिन्यूअस कॉन्वर्जेशंस फॉर्म करते हैं। इस अर्बन एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट के साथ ही PW+ बॉक्स आइटम आता है जो एक मॉडर्न ज्योग्राफिक शिफ्ट की बात करता है, एरोट्रोपोलिस, व्हेन द एयरपोर्ट बिकम्स द सिटी। ये कॉन्सेप्ट कन्वेंशनल सिटी प्लानिंग आइडियाज को कंप्लीटली फ्लिप कर देता है। एरोट्रोपोलिस एसेंशियली अर्बन ज्योग्राफी का एक नया पैराडाइम है। ट्रेडिशनली एक एयरपोर्ट सिटी के आउटर एज पर बनाया जाता था, लेकिन इस नए कॉन्सेप्ट में एयरपोर्ट अब एज पर नहीं रहा बल्कि वो नई बनने वाली सिटी का इकोनॉमिक हार्ट बन गया है। एयर कनेक्टिविटी अब प्राइमरी ड्राइवर बन गई है अर्बन ज्योग्राफी की। टेक्स्ट में इस फिनोमिनन के 2 क्लियर एग्जांपल्स दिए गए हैं, बेंगलुरु's केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट और अपकमिंग जूअर एयरपोर्ट इन नोएडा। इन हब्स ने पूरे सराउंडिंग रीजन्स को रीशेप कर दिया है। अब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लॉजिस्टिक्स पार्क्स, होटल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लिटरली रनवे के आसपास ऑर्बिट कर रहे हैं। ये शो करता है कि फ्यूचर सिटीज हाईवे सेंट्रिक होने के बजाय एयरपोर्ट सेंट्रिक हो रही हैं। एब्सोल्युटली। अब हम हमारे डीप डाइव के फाइनल और मोस्ट डेटा रिच सेक्शन पर मूव करते हैं, ट्रेंड्स एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। पेज 84 और 85 से हम इन 6 बुलेटेड पॉइंट्स को सिंथेसाइज करेंगे। पहला बुलेट अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ के प्रोजेक्टेड और हिस्टोरिकल डेटा पर फोकस करता है। इस सेक्शन में ग्लोबल रेफरेंस के तौर पर यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2020 का डेटा साइट किया गया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 2035 तक 40% रीच कर सकती है। इस प्रोजेक्शन को ग्राउंड रियलिटी से जोड़ने के लिए सेंसस 2011 का बेसलाइन डेटा यूज किया गया है, जहां अर्बन पॉपुलेशन 31.2% थी, जो कि 2001 के 27.8% से सिग्निफिकेंट जंप था। इस मैसिव पॉपुलेशन इन्फ्लक्स को हैंडल करने के लिए दूसरा बुलेट पॉइंट अर्बन हाउसिंग इनिशिएटिव्स की बात करता है। ये डायरेक्टली यूएन्स SDG 11 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन किया गया है, जो सस्टेनेबल सिटीज की डिमांड करता है। गवर्नमेंट की स्पेसिफिक स्कीम जो इस गोल को अचीव करने का अटेम्प्ट कर रही है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY अर्बन। इसका प्राइमरी फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग डिलीवर करना है। सोर्स डॉक्यूमेंट एक रोबस्ट डेटा पॉइंट मेंशन करता है कि बाय 2021 इस स्कीम के अंडर 112 लाख हाउसेस सैंक्शन किए जा चुके थे। हाउसिंग के साथ साथ ओवरऑल सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए तीसरा पॉइंट स्मार्ट सिटीज मिशन को हाईलाइट करता है। इस मिशन का कोर ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इन 100 सिटीज अचीव करना है, जिसका मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप और डिजिटल कनेक्टिविटी इनहैंस करने पर है। लेकिन इन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के बावजूद अर्बनाइजेशन की एक ग्रिम रियलिटी है जिसे चौथा बुलेट एड्रेस करता है, स्लम कंडीशंस। UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 एक अलार्मिंग फिगर देती है कि 24% ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स। इसको कोरॉबरेट करने के लिए सेंसस 2011 का भी डेटा है, जिसने 13.7 मिलियन अर्बन हाउसहोल्ड्स को ऐसी स्लम कंडीशंस में आइडेंटिफाई किया था। एक क्वार्टर अर्बन पॉपुलेशन का स्लम्स में रहना हमारे नेक्स्ट पॉइंट को डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट देता है, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। डेंसिटी का एक्सट्रीम नेचर स्ट्रिक्टली मुंबई के एग्जाम्पल से समझाया गया है। मुंबई एक क्लासिक केस स्टडी है। वहां सेंट्रल एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सीड्स 11,000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इस लेवल का एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन बहुत हैवी एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्रिएट करता है। इसी को काउंटर करने के लिए डॉक्यूमेंट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स की जरूरत पर जोर देता है, स्पेसिफिकली ग्रीन स्पेसेस इंक्रीज करना और सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जो कि UNDP रिकमेंडेशंस फॉर एनवायरमेंटल क्वालिटी से एग्जैक्टली अलाइन करता है। और हमारा आखिरी बुलेट इस पूरे अर्बन इकोसिस्टम के अंडरलाइंग मैकेनिक्स को समझाता है, इकोनॉमिक एंड माइग्रेशन पैटर्न्स। लोग शहरों की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के कारण। यस, डेटा बताता है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन अर्बन पॉपुलेशन का 31% अकाउंट करती है। भले ही ये लोग इनिशियली स्ट्रगल्स फेस करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का डेटा अनडिस्प्यूटेड है। डॉक्यूमेंट क्लियर करता है कि अर्बन एरियाज कंबाइंड रूप से ओवर 60% ऑफ इंडियाज GDP कंट्रीब्यूट करते हैं। ये दिखाता है कि सिटीज हमारे देश के प्राइमरी इकोनॉमिक इंजन्स हैं। एकदम कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू था ये उड़ान मैगजीन के स्पेसिफिक चैप्टर का। एक डेफिनेशन, डेटा पॉइंट, मैप, परसेंटेज और ट्रेंड कवर हो गया। स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करने के लिए क्या एक ब्रॉडर एनालिसिस या फाइनल थॉट हो सकता है? एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट जो एस्पिरेंट्स डायरेक्ट अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो ये है कि आज के डिस्कशन के शुरू में हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिस्कस किया था। वो इकोनॉमिक पोटेंशियल जो
हमारी मैसिव वर्किंग एज पॉपुलेशन से आने वाला है। लेकिन यहाँ कैच ये है कि ये पोटेंशियल तभी रियलाइज होगा जब हम रैपिड अर्बनाइजेशन से जुड़े मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस और उन 24% स्लम कंडीशंस को इफेक्टिवली मैनेज करेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड और सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग दोनों परमानेंटली आपस में लिंक्ड हैं। अगर शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होता है तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड अल्टीमेटली एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। That's it for today. आज के लिए बस इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, stay connected for the next topic. कंसिस्टेंसी ही यूपीएससी प्रिपरेशन का रियल गेम है। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यूपीएससी सिविल 360 साइनिंग ऑफ। जय हिंद।